हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, इसमें हम ये जो टॉपिक है एमएस एक्सेल और एसपीएसएस का एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है ये देखने वाले हैं। तो इस यूनिट का जो टॉपिक है वो फोर्थ सेमेस्टर में भी था, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ मोस्टली टॉपिक कवर्ड हैं, पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। और भी अगर कोई टॉपिक है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये जो दोनों टॉपिक थे तो नहीं था, तो मैं सोची इसको बना देती हूँ। ठीक, तो देखिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना कि एमएस एक्सेल और एसपीएसएस, ये जो दोनों हमारे सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, इनका यूज़ बायो स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे तो हम इनका एप्लीकेशन की बात करेंगे। अगर बायो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देखिए बायो मतलब लिविंग, लाइफ से रिलेटेड जो भी है, लिविंग चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, फेनोमेनन होगी, वो बायो वाले पार्ट में आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको उस डेटा को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा इस तरीके से कि और भी लोगों को समझ में आए। तो स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो बायो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है ना कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके बायोलॉजिकल जो फेनोमेनन है उसको क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। इसके माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई नई दवाई बनी, कोई नया मेडिसिन बना, तो उसको इफ़ेक्ट को समझाने के लिए, समझने के लिए बायो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी एक साइंटिस्ट ने या फिर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कोई नई डिस्कवरी करी, या फिर उन्होंने कोई मतलब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने में उनको कई सारे मटेरियल्स की ज़रूरत हुई होगी। ठीक है, तो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका कुछ रिजल्ट आया होगा, तो उस रिजल्ट को स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से क्या होगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। तो बायो स्टैटिस्टिक्स का इस तरीके से यूज़ होता है। तो इसी बायो स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि एमएस एक्सेल और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है हमारे, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एम एस एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका फुल फॉर्म होता है। एम एस एक्सेल क्या है, कॉमनली यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है। ये तो पहली बात हुई कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कई सारी हैं, वर्ड है, एम एस वर्ड है। ठीक है, तो एम एस एक्सेल भी क्या है, एक एम एस ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। अब एम एस एक्सेल होता क्या है, तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ किया जाता है सेव एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं एम एस एक्सेल के माध्यम से, डेटा को सेव, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं एम एस एक्सेल के माध्यम से। ये क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ठीक, अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, तो देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम बेसिकली हम ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं ना, जब रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में हम डेटा को सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, तो वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। यहाँ पे आइए देखिए, ये एक स्प्रेडशीट की विंडो है। जब आप एम एस एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, स्प्रेडशीट की विंडो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो इतना क्लियर नहीं है, ऐसे दिख रहा है ना, एक एक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल, ठीक है, इसको सेल कहते हैं। देखिए इस वाले फिगर में दिखाई दे रहे होंगे। हाँ देखिए, इसको क्या कहते हैं, एक एक जो बॉक्स होते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, इनको सेल कहते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल या सेल कहते हैं। उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं, और ये वाली रो कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या होता है, ये कॉलम होता है, और ये वाली क्या होती है, लाइन, रो होती है। तो स्प्रेडशीट में क्या होता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, जो भी हमें परफॉर्म करना है अपना, वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये नेम बॉक्स होता है। ठीक, इसके अलावा ये सेल होता है, ये हमने देखा, ये कॉलम में हो, हेडिंग होती है, इधर कॉलम होता है, और ये रो होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटस बार होता है यहाँ पे, फिर शीट टैब्स होती हैं, और डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेल में 3 शीट टैब्स होती हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, मे बी एमसीक्यू में आ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेल में कितनी स्प्रेडशीट होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कॉलम हेडिंग है। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल में लिखा है वो क्या है, वो रो हेडिंग है। ठीक, कॉलम हेडिंग ABCD Z तक रहती है। उसके बाद ये सारे टैब्स हैं। ठीक है,
प्रीव्यू, डेटा, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ लिखी है ना, ये सारी टैब्स हैं। उसके बाद ये टाइटल बार होता है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 2 है ये। उसके बाद ग्रुप्स हैं, फॉर्मूला बार है, स्क्रोल बार है ये। ठीक, तो ये सारी क्या है, जब आप एक स्प्रेडशीट विंडो ओपन मतलब एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने स्प्रेडशीट विंडो खुल कर आएगी और उसमें ये सारी चीज़ें रहती है। तो बेसिकली हम जो कह रहे हैं ना कि एमएस एक्सेल का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहने से मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे हम रोज़ और सॉरी रोज़ और कॉलम के माध्यम में हम अपना डेटा जो भी रहता है इंटर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है ना, यहाँ पे हम अपना डेटा इंटर करते रहते हैं, फिर इंटर करेंगे तो बढ़ेगा डेटा, मतलब नीचे आ जाएंगे आप। तो ऐसा कुछ चलता रहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं और क्या इसमें बातें हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि एम एस एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम वेयर वन कैन रिकॉर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को टेबल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं दो तीन पॉइंट्स है इसमें जानने के लिए, जैसे कि सेल क्या होता है। तो सेल तो हमने ये देखा ना, ये सेल होती है कि ये पूरा वर्क एरिया होता है, और एक ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखाई दे रही है तो उसको हम सेल कहते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल वो पॉइंट है जहाँ पे कॉलम्स और रोज मिलते हैं। ठीक, तो देखिए सेल क्या होता है। तो अ स्प्रेडशीट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंप्राइजिंग रोज एंड कॉलम। तो एक स्प्रेडशीट क्या होती है, एक टेबल होती है जिसमें रोज और कॉलम होती है। अब ये स्प्रेडशीट क्या है, टेबल ही नहीं है, पूरी रोज और कॉलम है। ठीक है, तो ये स्प्रेडशीट में क्या होती है, रोज और कॉलम होते हैं। The rectangular box at the intersection point between rows and column forms a cell। तो सेल का जो ये जो रोज और कॉलम का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, तो जो चीज़ बनती है वो हमारी क्या होती है, ये सेल होती है। ठीक है, हम इसको एक सेल कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल की। उसके पहले ये वाली चीज़ देखिए, इसमें कुछ और दो तीन टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, ये हटाओ। वर्कबुक और वर्कशीट। एम एस एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होता है, कॉलम, रोज, सेल, सेल रेफरेंस क्या होता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। फिर फीचर्स की बात करेंगे और फिर बाद में एप्लीकेशन देखेंगे क्या होता है। बायो स्टैटिस्टिक्स में क्या एप्लीकेशन है एम एस एक्सेल का। तो देखिए पहली बात तो वर्कबुक एंड वर्कशीट की बात करते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सेल यू ओपन अ फाइल विच इज़ कॉल्ड वर्कबुक। तो जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे तो एक फ़ाइल खुल के आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। तो बेसिकली वर्कबुक क्या है, एम एस एक्सेल में जो फाइल खुल के आती है, जो फाइल होती है, हम उसको वर्कबुक कहते हैं। और ये वर्कबुक कैसी होती है, तो ये वर्कबुक हमारी कॉपी की तरह होती है, जो नोटबुक है हमारी उसकी तरह होती है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। जैसे हमारी कॉपी में पेजेस है ना, जो भी पेजेस रहती है तो एक के बाद एक पेज भर जाएगा, हम नेक्स्ट पेज खोलेंगे, तो वैसे ही हमारा वर्कबुक भी होता है, ऐसा ही कुछ। जैसे आप एम एस एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके पास एक पेज आएगा, ठीक है, फाइल आएगी, वो हमारी वर्कबुक होती है। ठीक है, ईच न्यू वर्कबुक कम्स विथ 3 वर्कशीट। तो हर नई वर्कबुक पे, मतलब एक वर्कबुक खत्म हो गई फिर दूसरी वर्कबुक में क्या होती है, तो उसमें 3 वर्कशीट्स होती हैं। ठीक, तो वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होता है, लाइक पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज शीट टैब, जिसको हम शीट टैब कहते हैं। यहाँ पे हमारा शीट टैब था ना, ये वाला देखिए, इतना क्लियर नहीं है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 मैंने कहा ना कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं। तो ये वर्कबुक और वर्कशीट हो गया। दे कैन बी सीन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक विंडो। तो ये वर्कबुक विंडो है जो खुल के आई है पेज, वो आपका वर्कबुक है। और ठीक इसके पास क्या है, वर्कशीट है, तो ये हमें बॉटम में लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है वर्कशीट। दे आर नेम एट शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ठीक, उसके बाद क्या है, डेटा इज एंटर्ड इनटू द वर्कशीट। तो डेटा को वर्कशीट में, ये जो पूरा हमारा वर्क एरिया है जो सेल है उसमें एंटर किया जाता है। यू कैन ऐड एडिशनल वर्कशीट्स इफ़ यू नीड मोर देन 3। तो देखिए 3 शीट्स तो आपके पास अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। डेटा कैन बी व्यूड इन अ वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन इट शीट टैब। तो अगर आप अपनी शीट में जो आपने डेटा एंटर किया आप उसको देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये जो वर्कशीट होती है उसको रोज़ और कॉलम में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रोज़ और कॉलम में डिवाइड किया जाता है। तो कॉलम क्या होता है, तो ईच कॉलम, ये वाला जो है ना ABCD ऊपर वाली, तो वो कॉलम होती है। ईच कॉलम हैज़ एन अल्फ़ाबेटिकल हेडिंग एट द टॉप। तो हर कॉलम पे क्या होता है, एक अल्फ़ाबेटिकल हेडिंग होती है, A से Z तक। द फर्स्ट 26 कॉलम्स हैव द लेटर फ्रॉम A to Z। तो शुरुआती के जो होते हैं कॉलम, तो A से Z तक पूरा हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद A से लेके AZ तक, उसके बाद क्या होता है XFD तक चलता रहता है, मतलब
बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि बस 26 ही है, पहले ए से जेड होगा, फिर क्या होगा, फिर डबल ए से ए जेड तक चलेगा, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। ईच वर्कशीट कंटेन्स 16,384 कॉलम। हर वर्कशीट में क्या होता है, सॉरी, हाँ, हर वर्कशीट में क्या होती है, इतनी कॉलम्स होती हैं। ठीक। अब रोज की बात करते हैं, ये वाला जो है, तो ईच रो हैज़ हेडिंग। हर रो के पास क्या होती है, एक हेडिंग होती है। ये वाला जो है, रो हेडिंग्स क्या होती है, नंबर होती है जो रेंज करती हैं 1 से लेके इतने नंबर तक। ठीक। उसके बाद सेल। तो सेल क्या होती है, सेल इज द स्पेस विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम। तो सेल क्या होती है, सेल वो स्पेस होता है जो एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है, तो हम उसको सेल कहते हैं। ईच स्मॉल रेक्टेंगल इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल। तो हर जो स्प्रेडशीट में हर जो एक छोटा छोटा रेक्टेंगल होता है, हम उसको सेल कहते हैं। तो सेल की 2-3 डेफिनेशंस हो गई, एक ऊपर भी हमने देखी और यहाँ पे भी दोनों हो गई हमारी। अब सेल रेफरेंस क्या होता है, तो द हेडिंग ऑफ कॉलम एंड अ रो कंबाइंस टू फॉल द सेल एड्रेस, ऑल्सो कॉल्ड द सेल रेफरेंस। तो जब आप रो की और कॉलम की दोनों की हेडिंग को मिला देते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2A को कह सकते हैं या 3B, ऐसे चलता रहेगा ना। रो और कॉलम की हेडिंग को जब आप मिला देंगे तो हम उसको सेल एड्रेस या फिर क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस कहते हैं। तो इतना अगर हम डिटेल में ना भी जाएं तो चलेगा, लेकिन बेसिकली एमएस एक्सेल के बारे में क्योंकि सिलेबस में ऐसे दिया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बायोस्टैटिस्टिक्स, उसके बाद एमएस एक्सेल और ये दिया है, तो मतलब हमें उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए कि क्या होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें रहती हैं। अब आते हैं फीचर्स की बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। तो सबसे पहले तो ग्रिड लेआउट होता है इसमें, रोज़ और कॉलम के फॉर्म में, ग्रिड के फॉर्म में। अब ऐसे है ना, रोज़ और कॉलम के फॉर्म में चीज़ें रहती हैं, तो ग्रिड लेआउट होता है एमएस एक्सेल में। तो एक्सेल ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल क्या करता है, डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है, अलाउ यूजर्स टू एंटर एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जिसके माध्यम से जो यूज़र होता है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अपने डेटा को एंटर कर सकता है। ठीक है। और दूसरा जो दूसरा जो फीचर है वो क्या है, फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो एक्सेल में, एमएस एक्सेल में एक वाइड रेंज ऑफ, एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल फार्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसका बायोस्टैटिस्टिक्स में। and functions that allow users to perform complex calculations on their data। तो एम एस एक्सेल में मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल्स, इन तरीके के क्या होते हैं, फार्मूलाज मौजूद होते हैं। तो जो भी यूज़र होता है अपने जो भी उसका डेटा है, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है इन सारे फार्मूलाज की मदद से एम एस एक्सेल में। तीसरा क्या है, तो डेटा एनालिसिस टूल्स। एम एस एक्सेल में डेटा एनालिसिस टूल्स भी मौजूद है। डेटा को एनालाइज करने के लिए, जो भी आपका डेटा उसको एनालाइज करने के लिए भी टूल्स हैं, जैसे कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवट टेबल्स। ये सारी क्या करती है, डेटा को एनालाइज करती हैं, समराइज करेंगी और जो भी उनका डेटा है इफेक्टिवली उसको अच्छे से एनालाइज करके जो भी रिजल्ट होगा वो बताएंगे उसको। उसके बाद है चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स में क्या होता है, तो एम एस एक्सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ट टाइप भी होते हैं, बार चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। मतलब आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप अपने कह सकते हैं कि रिजल्ट को या डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटी भी उपलब्ध है हमारे एम एस एक्सेल में, कि बार चार्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारी चीज़ों की मदद से आप अपना जो भी डेटा है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड और पैटर्न उसे आप दिखा सकते हैं, जो भी चलता रहेगा आपकी डेटा। मतलब आप कोई भी डेटा है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो बाद में कोई रिजल्ट तो निकलेगा ही ना, तो उस रिजल्ट को किसी फॉर्म में तो आप इंटरप्रेट करेंगे ना, किसी भी चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप एम एस एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन क्या मतलब है कि एम एस एक्सेल में हम अदर जो चीज़ें होती हैं कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं, चेंजेस को पता कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़र एक स्प्रेडशीट में एक साथ काम कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन वाली चीज़ भी यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद है इंटीग्रेशन विथ अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। तो अदर जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एम एस पावर पॉइंट हो गया या वर्ड हो गया, इन सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दोनों को हम साथ साथ चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात हमारी एम एस एक्सेल के बारे में।
ठीक, उसके फीचर्स हमने देखे। अब हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल का किस तरीके से हम बायो स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला तो है डेटा एंट्री एंड मैनेजमेंट। तो क्योंकि एमएस एक्सेल हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करें, उसके पास हर तरह की चीज़ें हैं, फार्मूलाज उसमें मौजूद हैं। हम डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप चाहे चार्ट्स के फॉर्म में, मतलब लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इन सब के फॉर्म में आप डेटा को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में कि डेटा को, जो भी हमारा डेटा होता है उसको एंट्री करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, ठीक। तो एक्सेल प्रोवाइड्स अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। तो एक्सेल क्या करता है कि यूज़र फ्रेंडली, आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटा को इंटर कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। तो इससे क्या होगा, मेकिंग इट ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट लार्ज डेटा सेट। तो इसके माध्यम से बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट है तो उसको आसानी से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और चेंजिंग अगर हमें कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया यूज़। उसके बाद दूसरा देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो एमएस एक्सेल के माध्यम से, जैसा अभी हमने देखा कि इसमें फार्मूलाज होते हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल्स, फाइनेंशियल, हर तरह के फार्मूलाज यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक्सेल के माध्यम से हम बेसिक जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो मीन, मीडियम हो गया, डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी हमारा डेटा है उसमें अगर ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो एमएस एक्सेल में हम वो डेटा एंटर करेंगे और वो डेटा हमारे समराइज फॉर्म में आ जाएगा और हम डेटा को आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ की जाती है और ये सारी अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं, तो इसमें भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सेल क्या करता है, चार्ट टाइप में बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, प्लॉट्स हो गए, इन सब माध्यम से हम डेटा को, जो भी है उसको विजुलाइज कर सकते हैं, इन सारे फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं डेटा को। तो जो भी हमारा डेटा होगा या फिर जो भी हमारा रिजल्ट होगा, तो एमएस एक्सेल की मदद से बायोस्टैटिक्स में इन सारी चीज़ों के फॉर्मेट में हम उस डेटा को, इस रिजल्ट को दर्शाते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एक्सेल क्या करता है, कई सारी हाइपोथेसिस जो टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, एनोवा टेस्ट हो गया, इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी हम एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं, सॉरी, विच आर यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। तो एक्सेल कैन बी यूज टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। एक्सेल का यूज़ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को परफॉर्म करने में यूज़ किया जा सकता है। और ये लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है, तो ये एक मॉडल होता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना, पता करना, उनके बीच में प्रिडिक्शंस क्या हो सकती है ये पता करना। तो ये सारी चीज़ें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो भी टेस्ट हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ये याद रखिए कि रिग्रेशन एनालिसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद है सर्वाइवल एनालिसिस। तो एक्सेल का यूज़ बेसिक सर्वाइवल एनालिसिस जो टेक्निक्स हैं उनमें भी यूज़ की जाती है, जैसे कैप्लन मीयर सर्वाइवल कर्व, ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। जो कैप्लन मीयर सर्वाइवल कर्व है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, टू एनालाइज टाइम टू इवेंट डेटा इन मेडिकल रिसर्च में टाइम टू इवेंट डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए सर्वाइवल एनालिसिस टेक्निक्स का, जो कैप्लन मीयर सर्वाइवल कर्व से इसका यूज़ किया जाता है। और इसको परफॉर्म करने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स में हम एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रैंडम नंबर जनरेशन। तो जैसे रैंडम सैम्पलिंग वगैरह होती है, तो रैंडम नंबर जनरेशन में भी यूज़ होता है बायोस्टैटिक्स में एमएस एक्सेल का। तो एक्सेल इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स विच कैन बी यूजफुल इन सिमुलेटिंग रैंडम प्रोसेसेस इन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो एक्सेल क्या करता है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है और इन रैंडम नंबर्स का यूज़ किया जा सकता है बायोस्टैटिस्टिक्स में रैंडम प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, ठीक। तो उसको परफॉर्म करने के लिए एमएस एक्सेल में यूज़ किया होता है इसका। उसके बाद है डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग में तो क्या किया जाता है कि अगर कोई गलत डेटा है या फिर इम्प्रॉपर डेटा है तो ये क्या करता है, एक्सेल उसको
आइडेंटिफाई करता है और जो एरर्स होती हैं उनको करेक्ट भी करता है, ठीक। जैसे कि कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई आउटलायर है, कोई इनकंसिस्टेंसीज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब अगर सही से सब नहीं चल रहा है तो उसको भी पता कर सकता है, डेटा क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। उसके बाद है एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये क्या होती है एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस या स्टडीज़ क्या होती है? तो इसमें ये पता किया जाता है कि कोई डिज़ीज़ है तो वो कितना फैल रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, क्या हमें उससे रिस्क हो सकता है, किस तरीके से हम बच सकते हैं उससे, उस डिज़ीज़ का कितना इन्फ्लुएंस होगा। ये सारी रिसर्च जो है एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस या रिसर्च में परफॉर्म की जाती हैं। ठीक, कि कोई किसी डिज़ीज़ का कितना प्रेवलेंस है, क्या उसके इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्या उसका उपचार हो सकता है, ये सारी बातें इसके अंदर की जाती है। तो इसका एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ होता है एमएस एक्सेल का। तो एक्सेल कैन बी यूज्ड टू एनालाइज एपिडेमियोलॉजिकल डेटा सच एज कैलकुलेटिंग इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस रेट। मतलब वो जो डिजीज़ आउटब्रेक है तो उसका इंसिडेंस कैसा हो सकता है, प्रीवलेंस रेट कैसा हो सकता है, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज़, इन सारी जगहों पे एमएस एक्सेल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो एक्सेल कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर सुटेबल फॉर इंक्लूजन इन रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन। तो एक्सेल का यूज़ किया किया जा सकता है किसमें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मान लीजिए एनालिसिस करके कोई भी आपको एक रिजल्ट निकला, आपने ऑब्जर्व किया तो कोई आपका एक कंक्लूजन निकला, तो उसको एक बहुत ही क्लियर और कंसाइज मैनर में रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन में देने के लिए, क्लियर और कंसाइज मैनर में जो भी रिजल्ट है उसको बताने के लिए एमएस एक्सेल यूज़ किया जाता है। वो बहुत ही बढ़िया से रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। तो ये सारी कुछ हमारी यूजेस हुई एमएस एक्सेल की बायोस्टैटिस्टिक्स में। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा है एसपीएसएस। इसका यूज़ बायोस्टैटिस्टिक्स में कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो ये एसपीएसएस क्या होता है? तो एसपीएसएस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। इसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। और ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, ठीक है। मतलब जो भी डेटा है उसको एनालाइज करने में एसपीएसएस का यूज़ किया जाता है। और ये जो एसपीएसएस है वो ओरिजिनली लॉन्च हुआ था 1968 में बाय एसपीएसएस, एक सेकंड, हाँ। और फिर आईबीएम ने उसको 2009 में एक्वायर्ड कर लिया, मतलब आईबीएम के अंडर अब ये है, ठीक है। अब एसपीएस होता क्या है, मतलब एसपीएस में क्या होता है, कैसे होता है काम? तो एसपीएस अलाउज, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर सोशल साइंसेज अलाउज यूजर टू एनालाइज डेटा, जनरेट टेबल्स एंड ग्राफ्स एंड कंडक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो आप एसपीएसएस जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं एसपीएसएस के माध्यम से, टेबल्स और ग्राफ्स को जनरेट कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। कुल मिलाकर आप अपने जो भी डेटा है उससे जो भी आप चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं तो एसपीएसएस के माध्यम से आप वो चीज़ कर सकते हैं। डेटा को वो एनालाइज कर सकता है, टेबल और ग्राफ बना के देगा आपको, और स्टैटिस्टिकल जो भी टेस्ट है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो एसपीएसएस है इसका यूज़ किया जाता है कई सारे फील्ड में, जैसे साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, मार्केट रिसर्च में, ताकि डेटा डेटा एनालिसिस के लिए और रिसर्च पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स में एसपीएसएस का क्या यूज़ है, क्या रोल है। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल ट्रायल्स में एसपीएसएस का यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि कैसे बताऊँ, मतलब क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि जो भी मान लीजिए पेशेंट हो गया, उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनसे इन्वेस्टिगेशन करे, पता करे डिजीज़ेस के बारे में। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर या कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगाया डिज़ीज़ के बारे में, पेशेंट्स के बारे में। तो ये सारी क्लिनिकल ट्रायल के अंडर आता है। तो क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया जाता है एसपीएसएस के माध्यम से। तो एसपीएसएस इज़ यूज्ड टू एनालाइज डेटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद जो भी आपको डेटा मिला है उसको एनालाइज करने के लिए एसपीएसएस का यूज़ होता है टू इवेलुएट द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग्स और ट्रीटमेंट, ताकि
ये पता किया जा सके कि नई जो दवाइयाँ मान लीजिए दी जा रही हैं पेशेंट्स को, या नई दवाइयाँ जो उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, सेफ्टी क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि क्लिनिकल ट्रायल में मान लीजिए पेशेंट से जाकर उनसे इन्वेस्टिगेशन, या किसी भी हॉस्पिटल में जाके इन्वेस्टिगेशन किया गया उनके बारे में, दवाइयों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, ये सारी बातें पता की गई। फिर जो डेटा मिला अब एसपीएसएस के माध्यम से उसको एनालाइज करेंगे, और ये पता किया जाता है कि जो भी नई दवाइयाँ मान लीजिए दी जा रही है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना एफिशिएंट है, कितना सेफ है, ये सारी बातें पता की जाती हैं। नेक्स्ट है कि इट कैन बी यूज फॉर सैम्पल साइज कैलकुलेशंस। एसपीएसएस का यूज़ क्लिनिकल ट्रायल में सैम्पल साइज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। रैंडमाइजेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ट्रायल रिजल्ट, ट्रायल का जो भी रिजल्ट होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है एपिडेमियो, कौन सा कलर है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या इनमें क्या है, जैसा अभी हमने कहा कि इसमें भी हम बेसिकली क्या पता करते हैं, कोई भी डिजीज़ है तो उसका इफेक्ट कितना है, प्रेवलेंस कितना है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सारी बातें पता की जाती हैं, तो इसमें भी इसका यूज़ होता है। तो एसपीएसएस इज़ यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ टू एनालाइज डेटा ऑन डिजीज़ अकरेंस एंड रिस्क फैक्टर्स। तो एसपीएसएस का भी यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो भी डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा का डिजीज़ अकरेंस मतलब क्यों हुआ, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं उस डिजीज़ का, या फिर उसके बचाव के लिए भी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो भी ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसको एनालाइज करता है कौन, एसपीएसएस। ठीक। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट इंसिडेंस रेट्स, प्रीवलेंस एंड रिलेटिव रिस्क अमॉन्ग अदर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है जेनेटिक स्टडीज़, ये 3 होगा। ठीक, सारे नंबर गलत हो गए इसके बाद से, तो ये थर्ड है। जेनेटिक स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है एसपीएसएस का। तो इसमें क्या होता है, एसपीएसएस कैन बी यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज़ टू एनालाइज डेटा ऑन जेनेटिक वेरिएशंस एंड देयर एसोसिएशन विद डिजीज रिस्क। तो एसपीएसएस का यूज़ जेनेटिक स्टडीज़ में भी किया जाता है, जेनेटिक वेरिएशंस को क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। जेनेटिक वेरिएशंस का डिजीज़ रिस्क के साथ क्या एसोसिएशन है, मतलब मान लीजिए कोई डिजीज़ हुआ है या किसी डिजीज़ का रिस्क है, तो जेनेटिक वेरिएशंस का उन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, एसोसिएशन है, इन सारी डेटा को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ होता है, मतलब जेनेटिक स्टडीज़ में यूज़ होता है। इट कैन बी यूज़ फॉर जेनेटिक लिंकेज एनालिसिस, जेनेटिक लिंकेज की एनालिसिस को पता करने के लिए भी यूज़ होता है। एसोसिएशन स्टडीज़ और जेनेटिक रिस्क प्रिडिक्शन, जेनेटिक्स की वजह से कोई रिस्क हो सकता है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी एसपीएसएस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विस रिसर्च। तो देखिए बेसिकली आपको एप्लीकेशन से भी पता चला होगा, बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लिविंग चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बीमारियों के बारे में। तो वो बायो है और स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का यूज़ किया जाता है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, हमारे बायो स्टैटिस्टिक्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ सर्विसेज रिसर्च में। तो हेल्थ सर्विसेज में भी हमारी यही आएंगी, जो पब्लिक हेल्थ है, क्या उसकी कंडीशन है, उससे जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे, तो उनको रिसर्च में, उनको एनालिसिस में भी एसपीएसएस का यूज़ होता है। तो एसपीएसएस इज यूज्ड इन हेल्थ सर्विसेज रिसर्च टू एनालाइज डेटा ऑन हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट एंड आउटकम। तो हेल्थ केयर पब्लिक के बीच में, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, कितना कॉस्ट आता है, कितना क्या आउटकम होता है ट्रीटमेंट वगैरह का, डिजीज़ का, तो इन सारी डेटा को एनालाइज करने के लिए एसपीएसएस का यूज़ होता है। इट कैन बी यूज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशंस एंड हेल्थ पॉलिसीज। तो एसपीएसएस का यूज़ हम कर सकते हैं हेल्थ केयर इंटरवेंशंस और हेल्थ पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस की, जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो कितनी इफेक्टिवली वो काम कर रही हैं, ये सारी बातों को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किया जाता है, यूज़ कर सकते, क्या किया जाता है। उसके बाद हेल्थ सर्विस, ये क्या उल्टा सीधा हो गया, ठीक। हेल्थ सर्विस में क्या होता है, ये नंबर आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विस में। तो हेल्थ सर्विस में क्या है कि एसपीएसएस इज यूज टू एनालाइज डेटा फ्रॉम हेल्थ सर्विस टू एसेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बीच में मान लीजिए हेल्थ सर्वे किया गया, लोगों के बीच में पहुंच के उनके हेल्थ के बारे में सर्वे की गई,
तो उस सर्वे से कुछ डेटा निकलेगा, कुछ आउटकम निकलेगा, तो उस डेटा को एनालाइज़ करने के लिए भी, हेल्थ सर्विस के डेटा को एनालाइज़ करने के लिए भी एसपीएसएस का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज़ सर्वे रिस्पॉन्स, ठीक है, सर्वे का रिस्पॉन्स कैसा रहा इसको एनालाइज़ करने के लिए, प्रिवेलेंस रेट, कोई डिजीज़ बढ़ रहा है तो उसका क्या प्रिवेलेंस है उसके रेट को कैलकुलेट करने के लिए, और आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में क्या ट्रेंड चल रहा है इसको एनालाइज़ करने के लिए। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए एक पर्टिकुलर बीमारी है वो फैल रही है, या वहाँ पे बीमारी नहीं है, क्या कंडीशन है, तो मतलब कोई अगर ट्रेंड है, कोई पैटर्न बन गया है, तो ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए भी एसपीएसएस का यूज़ होता है। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। तो इसमें क्या होता है कि एसपीएसएस इज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस टू एनालाइज डेटा ऑन डिजीज आउटब्रेक एंड ट्रेंड। तो डिजीज आउटब्रेक के बाद मान लीजिए डेटा इकट्ठा किया गया, तो उस डेटा को भी एनालाइज करने के लिए भी एसपीएसएस का यूज है। इट कैन बी यूज टू मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ infectious diseases and assess the impact of public health interventions। तो एसपीएसएस का यूज़ इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड में, मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी, ठीक है, फिर उसके इम्पैक्ट को, क्या इफ़ेक्ट हुआ पॉपुलेशन पे, क्या आउटकम रहे, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है सर्वाइवल एनालिसिस। तो सर्वाइवल एनालिसिस में भी इसका यूज़ होता है। अभी सर्वाइवल एनालिसिस का यूज़ किस लिए किया जाता है? टू एनालाइज द टाइम अंटिल एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अकर। मतलब कि इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अकर, मतलब जो आपका इंटरेस्ट का इवेंट था वो कब होगा, मतलब कि मान लीजिए टाइम टू डेथ, टाइम टू रिकरेंस, मतलब किसी हॉस्पिटल में क्या है कि इलाज चल रहा है किसी पेशेंट का एंड उसकी डेथ हो गई, या फिर डिजीज़ेज आउटब्रेक हो गई हो, तो ठीक हो गई डिजीज़ेज, लेकिन फिर से वो डिज़ीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सर्वाइवल एनालिसिस में यूज़ होता है एसपीएसएस का। It is commonly used in cancer research and other fields to study survival pattern and factor influences survival। तो कैंसर रिसर्च में एसपीएसएस का यूज़ होता है। ये टाइम टू मतलब जो हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अकर्स वाला जो सिस्टम है उसको पता करने के लिए, जैसे बेसिकली हमारा होता है ना कि कैंसर पेशेंट है तो बहुत कम ही चांस रहते हैं उनके बचने के, तो वही पता करने के लिए उनका सर्वाइवल का पैटर्न क्या हो सकता है, उनकी सर्वाइवल को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों को, ट्रेंड को पता करने के लिए एसपीएसएस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है फार्माकोविजिले फार्माकोविजिलेंस, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एसपीएसएस कैन बी यूज्ड इन फार्माकोविजिलेंस विच इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये जो हमारा फार्माकोविजिलेंस है, तो इसमें क्या किया जाता है ना, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी सेफ है, ठीक। तो इसकी सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए भी यूज होता है किसका, एसपीएसएस का। इट कैन बी यूज टू एनालाइज एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेटा एंड एसेस द रिस्क बेनिफिट प्रॉफिट ऑफ ड्रग्स। तो जैसा कि इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था, मतलब कोई दवाई थी, तो उसका रिएक्शन अगर हो गया, या फिर उस दवाई का कितना फ़ायदा हुआ, उस दवाई का कितना नुकसान हुआ, तो ये सारा डेटा हमारा निकलेगा, ठीक। तो उस डेटा को क्या किया जाएगा, उस डेटा को भी एनालाइज करेगा, उसमें से पता करेगा, कोई भी एक पैटर्न निकल के आएगा कि अगर ये दवाई नेगेटिव रिएक्शन दे रही है तो क्यों दे रही है, फ़ायदा किया है तो क्या फ़ायदा क्यों हुआ है, ये सारी बातों को पता करने के लिए यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है इन न्यूट्रिशनल स्टडीज़। तो न्यूट्रिशनल स्टडीज़ में क्या है कि एसपीएसएस कैन बी यूज्ड इन न्यूट्रिशनल स्टडीज़ टू एनालाइज डाइटरी इंटेक डेटा, एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑन हेल्थ आउटकम। तो जो भी डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशियस डाइट से रिलेटेड डेटा है, जो पैटर्न्स है, उसको पता करने के लिए एसपीएस का यूज़ होता है। ये क्या कर सकता है कि जो भी डाइटरी इंटेक्ट है, मतलब क्या डाइट का डेटा चल रहा है, लोग कैसा डाइट ले रहे हैं, मतलब जो उसमें डेटा एंट्री की जाएगी तभी, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने के लिए क्या स्टेटस है और डाइट का क्या हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को, मतलब जो उसमें डेटा एंटर की जाएगी
उनको वो एनालाइज करता है, न्यूट्रिशनल स्टडीज़ करता है ये। इट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज डेटा फ्रॉम डाइटरी सर्वेज एंड एसेस न्यूट्रिएंट इंटेक लेवल्स। तो डाइटरी सर्वेज के हिसाब से कोई डेटा आया होगा, मतलब डाइटरी सर्वे परफॉर्म किया गया, मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या डाइट ले रहे हैं लोग, क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो जो डेटा वहाँ से निकलेगा, अब उस डेटा को एसपीएसएस क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक, और एक बढ़िया आउटकम निकाल के कुछ देगा, ठीक, एडवाइस। ये हो गया। उसके बाद है मेटा एनालिसिस। अब ये मेटा एनालिसिस क्या है? तो एसपीएस कैन बी यूज फॉर मेटा एनालिसिस which involves combining data from multiple studies to obtain an overall estimate of an effect। तो मेटा एनालिसिस में क्या किया जाता है? कई जगहों से डेटा को कंबाइन किया जाता है एक मल्टीपल स्टडीज से, मतलब कई सारी स्टडीज परफॉर्म की गई, उनसे डेटा को कंबाइन किया गया, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी डेटा को कंबाइन किया गया, और एक इफेक्ट क्या होगा, सब मिला के क्या इफेक्ट होगा उसको पता किया जाता है मेटा एनालिसिस से। मतलब कई सारी स्टडीज परफॉर्म की गई, अब उन सारी स्टडीज को मिला दिया जाएगा और उसे एक कोई रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक, एक ओवरऑल एस्टीमेट निकाला जाएगा इफेक्ट का कि क्या इफेक्ट हुआ, तो वो मेटा एनालिसिस होता है। तो इस मेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए एसपीएसएस का यूज होता है। मेटा एनालिसिस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज एंड कैन प्रोवाइड मोर रोबस्ट कंक्लूजन देन इंडिविजुअल स्टडीज। तो एक स्टडीज के बेसिस पे जो रिजल्ट निकलेगा उसे कई सारी जब स्टडीज परफॉर्म की जाएंगी, ठीक, तो उनसे एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। तो ये जो मेटा एनालिसिस वाला जो सिस्टम है वो एसपीएसएस परफॉर्म करता है। तो ये देखिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एमएस एक्सेल एसपीएसएस का क्या इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एप्लीकेशन है, ठीक।